Hello everyone. Welcome to Crack UPSC with Aditya. My name is Aditya Bajpayee and I'm a faculty of Geography and Environment. और इस चैनल पे हम लोग सीखेंगे यूपीएससी सीएससी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या फिर मेंस के। अभी हम लोग कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज। जियोमॉर्फोलॉजी में अभी तक हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे मास वेस्टिंग और इरोजन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द मास वेस्टिंग। सो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम लोग एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो तरीके की प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। एंडोजेनिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसमें डायस्ट्रोफिज्म था, सडन फोर्सेस था और थ्योरीज थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम लोगों ने एंडोजेनिक में कवर किया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक और एक्सोजेनिक में भी हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी थी। फर्स्ट इज वेदरिंग, देन मास मूवमेंट एंड देन इरोजन। तो वेदरिंग हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब हम लोग कवर करेंगे मास मूवमेंट को और इरोजन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास मूवमेंट? तो इसका डेफिनेशन क्या है? सो मास मूवमेंट इज नथिंग बट, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग भी आप इसको लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। मास वेस्टिंग इज मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक। लार्ज मास ऑफ रॉक हो सकता है, सॉइल हो सकता है, डेब्री हो सकता है। लार्ज मास ऑफ रॉक, सॉइल, डेब्री एटसेट्रा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, किसके इन्फ्लुएंस में होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदरिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेदरिंग में देयर वाज नो मूवमेंट बिकॉज वेदरिंग वाज इन सीतु प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ा था वेदरिंग क्या होता था? वेदरिंग इन सीतु होता है एट द साइट। तो जो हमारा वेदर्ड मटेरियल होगा वो वेदर्ड मटेरियल उसी साइट पर ही पड़ा रहेगा जहां पर वेदरिंग हो रही है। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज नो मूवमेंट। ठीक है। अब अगर मूवमेंट होती है लार्ज मास ऑफ रॉक की, जो वेदर्ड मटेरियल है, रॉक है, सॉइल है या फिर डेब्री है, और अगर वो मूवमेंट होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज नोन एज मास मूवमेंट। ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसको कि यहां पर दिस वॉज वन स्लोप। ठीक है। अब ये स्लोप था। अब इस स्लोप पर क्या है कि यहाँ पर वेदर्ड मटेरियल है, वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, रॉक है या डेब्री है, ये पड़ा हुआ है वेदर्ड मटेरियल। नाउ इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दिस वेदर्ड मटेरियल विल मूव डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज नोन एज मास वेस्टिंग और मास मूवमेंट। तो हमेशा मास मूवमेंट का होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा। बट अगर मान लो कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाय एजेंट्स, अगर ये एजेंट्स की वजह से होगा तब क्या होगा? देन इट इज नॉट मास मूवमेंट। कौन से एजेंट होते हैं? देयर आर 5 एजेंट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं, 5 एजेंट्स होते हैं ऑफ इरोजन, एंड दीज एजेंट्स आर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, रिवर, आइस या फिर आप ग्लेशियर भी लिख सकते हैं, विंड, ग्राउंड वाटर, एंड द लास्ट वन इज कोस्टल वाटर या सी वेव भी लिख सकते हैं। कोस्टल वाटर, नॉट कोस्टल वाटर, यू कैन राइट सी वेव्स। ठीक। दीज 5 आर एजेंट्स। तो हमेशा जो मूवमेंट हम लोग यहां पर देख रहे हैं, मास मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और 5 एजेंट्स की वजह से
नहीं होगी। अगर इन 5 एजेंट्स की वजह से मूव कर रहा है हमारा वेदर्ड मटेरियल, तब क्या होगा? देन इट विल बी नोन एज इरोजन, नॉट मास वेस्टिंग। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमेशा याद रखना। ठीक है? सो वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन कि मास वेस्टिंग के, मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखनी है अपने नोट्स में। देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस दैट फेवर मास मूवमेंट। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कंडीशंस क्या होंगी, व्हाट आर द कंडीशंस दैट फेवर मास मूवमेंट। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन कैन बी इफ द रॉक्स आर वीक एंड अनकंसोलिडेटेड। ठीक है? वीक एंड अनकंसोलिडेटेड। अगर रॉक वीक है, अनकंसोलिडेटेड होंगे तो क्या होगा? दे विल इजिली कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, इजिली कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दे विल इजिली कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तब क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से हमारा जो वेदर्ड मटेरियल होगा वो मूव कर जाएगा। तो दिस इज वन कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज थिनली बेडेड रॉक्स। थिनली बेडेड रॉक्स। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? रॉक जो होता है, आपने हमेशा देखा होगा, वो इस तरीके से आपको बेड्स में दिखाई देगा। ये एक रॉक का बेड होगा, ये एक दूसरा रॉक का बेड होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, इस तरीके से। ठीक है? अगर ये रॉक बेड जो होंगे बहुत पतले होंगे, तो आसानी से एक दूसरे से वेदर हो सकते हैं, फिर उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दे कैन स्लाइड। लेकिन अगर यही बेड ऑफ रॉक्स जो हैं, दे आर वेरी थिक, तो क्या होगा? दे विल नॉट इजिली कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हेंस मास मूवमेंट इज डिफिकल्ट इन थिकली बेडेड रॉक्स, बट इट इज इजी इन थिनली बेडेड रॉक्स। ठीक है? तो एक ये हो गया। आई डोंट थिंक कि ये सारे क्वेश्चन आपसे मेंस में कभी पूछे जाएंगे, बट प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। यू मस्ट नो। ठीक, इसी वजह से, ताकि आपके पास अगर कभी भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए मास मूवमेंट पे या मास वेस्टिंग पे, तो आप उसको कर सके। नाउ द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट एंड स्टीप स्लोप्स। फॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है पिछले लेक्चर्स में। ठीक, जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर के देख सकता है। फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। तो कहीं पे भी अगर रॉक्स में क्या होगा, सपोज दिस इज अ रॉक और यहां पर कोई एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट व्हाट विल हैपन, दिस रॉक विल बिकम वीक एंड दिस वीक रॉक विल easily come under the influence of gravity and now it can move downward. And second condition, if the slope is very steep, for example, slope of the rock is very steep like this, so what will happen? The weathered material will easily come under the influence of gravity and will easily be removed by the gravity. Hence, the is in the steep slopes we will see more and more mass wasting. The weathered material continue falling down. Can I say ये सारी चीजें हमें हिमालयास की याद नहीं दिला रही है? हिमालयास में क्या है? हाँ, स्टीप स्लोप भी है, थिनली बेडेड रॉक्स भी है, वहां पर तो वीक अनकंसोलिडेटेड रॉक्स भी हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, मास वेस्टिंग वहां पर ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी हैव मोर एंड मोर लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन। करेक्ट? नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। तीन हम लोगों ने कर लिए, फोर्थ पर आते हैं। व्हाट इज द फोर्थ वन? हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल एंड lack of vegetation. Heavy rainfall and lack of vegetation. So whenever there is heavy rainfall, what will happen under heavy rainfall? The friction between rocks will become weak. क्योंकि ये दोनों rocks हैं, अब क्या होगा? पानी, बारिश होगी तो बारिश होने की वजह से क्या होगा? इनके बीच में water will seep through, seep in between the rocks. जैसे ही पानी इन दोनों rocks के बीच में जाएगा, the friction will
come down, friction decreases, and because of the decrease in friction, gravity will take over and the rocks will move. Movement of rock under the influence of gravity will happen, and this is known as mass movement. Again, lack of vegetation. वेजिटेशन क्या करता है? वेजिटेशन की वजह से आपने देखा होगा कि पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो पत्थरों को, सॉइल को एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं, सॉइल को मूव होने से बचाते हैं। तो अगर वहां वेजिटेशन नहीं होगा, देन दिस सॉइल कैन इजीली मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर यहीं पर वेजिटेशन होता तो वेजिटेशन की वजह से क्या होगा? सॉइल कैन रिमेन स्टेबल बिकॉज सॉइल हैज समथिंग टू होल्ड ऑन टू। और वो किस पे होल्ड ऑन कर रही है? वेजिटेशन के रूट्स पर, जड़ों पर। ठीक। तो दिस वाज द फोर्थ वन। व्हाट इज द फिफ्थ वन? फिफ्थ वन इज फिफ्थ वन इज overloading by natural or artificial means। क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक स्लोप था, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारा कुछ मटेरियल जो इकट्ठा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, ओवरलोड होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे यहां पर ओवरलोडिंग होती चली जाएगी, व्हाट विल हैपन? नाउ दिस मटेरियल विल एक्सपीरियंस मोर एंड मोर ग्रेविटी, and the chances of it being coming under the influence of gravity is now becoming higher and higher। तो eventually क्या होगा? This whole material will come under the influence of gravity and it will move downward। This is nothing but mass wasting, mass movement, correct? Okay, so these were the conditions that favor mass movements। Now coming to the mass types, sorry, now coming to the movement type। movement कितने तरीके का हो सकता है? ठीक, movement कितने तरीके का हो सकता है? I should add a page। ठीक है। हम्म, अब आते हैं हम लोग मूवमेंट टाइप्स पर। ठीक, तो फर्स्ट मूवमेंट टाइप है हमारा क्रीप। क्रीप, क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप का मतलब होता है अ ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट। ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक और सॉइल और डेब्री, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है। तो जब क्या होगा? ग्रेजुअल डाउन स्लोप मूवमेंट होगा, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है बट बहुत धीमे हो रहा है। इट इज इम्परसेप्टिबल टू अस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं यहां पर। ठीक, हियर व्हाट इज हैपनिंग? द soil is moving downward but it is moving down very slowly, very slowly। बहुत धीमे 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 ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। हर एक साल में कुछ इंचेस ही आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो this type of movement is happening under the influence of gravity but it is not very fast, it is very slow movement, it is imperceptible to us। बहुत धीमे धीमे होगा। जहां कहीं भी हम बेंट ट्रीज देखते हैं या फिर बेंट पोल्स देखते हैं या बेंट फेंस देखते हैं इन द माउंटेन एरियाज, वी कैन से दैट हेयर द सॉइल क्रीप इज मस्ट हैव बीन हैपनिंग। तो क्रीपिंग में क्या होगा? बहुत धीमे 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 सॉइल जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कमिंग डाउन स्लोप, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट वन। देन द नेक्स्ट वन इज फ्लो। क्रीप हम लोगों ने समझ लिया। क्रीप के बाद हम लोग समझते हैं फ्लो। फ्लो क्या होता है? फ्लो इज रैपिड मूवमेंट ऑफ डेब्री, रैपिड मूवमेंट ऑफ डेब्री मिक्स्ड विद वाटर, मिक्स्ड विद वाटर। ठीक, तो यानी कि अगर कहीं भी लिखा हो अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या होगा? वहां पर मूवमेंट क्या हो रहा है? डेब्री का, सॉइल का, रॉक का मूवमेंट बहुत तेज हो रहा है and the debris soil is mixed with water, then it is known as flow। ठीक, फिर उसके बाद एक आता है स्लाइड। पढ़ा होगा आपने, अर्थ स्लाइड, सॉरी लैंड स्लाइड। तो व्हाट इज स्लाइड?
Slide is sudden downslope movement. It is sudden downslope movement along a well defined slope. ठीक, तो लैंडस्लाइड में भी क्या होता है कि दिस इज द स्लोप, और इसी स्लोप के अराउंड जो हमारी लैंड होगी, इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड, इट इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड एट दिस स्लोप। ठीक है, समझ में आ गया? आप यहां वाले डायग्राम से भी देख सकते हैं, आगे मिलेगा आपको। ठीक है, फ्लो हम लोगों ने समझा था। फ्लो में आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, द मटेरियल इज गोइंग डाउनवर्ड बट द मटेरियल इज मिक्स्ड विथ व्हाट, मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, और लैंडफॉल में क्या होगा, लैंडफॉल में द लैंड इज गोइंग डाउन एंड इट इज इन वेरी रैपिड मोशन बट इट इज नॉट मिक्स्ड विद वाटर, दिस इज लैंडफॉल। ठीक है, सॉरी लैंड स्लाइड, दिस इज लैंड स्लाइड। फॉल क्या होता है, फॉल भी सेम ही है, स्लाइड की तरह ही होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दिस इज फ्री फॉल, फ्री फॉल ऑफ रॉक, फ्री फॉल ऑफ रॉक फ्रॉम अ स्टीप स्लोप, फ्री फॉल ऑफ रॉक फ्रॉम अ स्टीप स्लोप। तो एक स्टीप स्लोप से जब रॉक्स जो है फ्रीली फॉल करते हैं, देन इट इज नोन एज फॉल। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मास मूवमेंट में ये जो मूवमेंट के टाइप पढ़े हम लोगों ने, बट मास मूवमेंट कितने तरीके का हो सकता है? मास मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, या तो स्लो मूवमेंट हो सकता है या फिर रैपिड मूवमेंट हो सकता है। मास मूवमेंट, अब ये जो मास मूवमेंट है ये दो तरीके का हो सकता है, फर्स्ट वन इज स्लो एंड द सेकंड वन इज फास्ट। अब जो स्लो मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट भी कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का हो सकता है, फर्स्ट वन इज क्रीप, या फिर इसको हम लोग सॉइल क्रीप भी बोल सकते हैं। सॉइल क्रीप में क्या होगा, द सॉइल इज मूविंग 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर, तो इट इज वेरी स्लो, इट इज इनपरसेप्टिबल, समझ में नहीं आएगा, बहुत धीमे होगा ये। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर वो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, तो फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। देन सेकेंड वन इज सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन, व्हाट इज सॉलिफ्लक्शन? सॉलिफ्लक्शन जो होता है, इट इज हैपनिंग इन पेरीग्लेशियल एरियाज, पेरीग्लेशियल एरियाज, यानी कि वो एरियाज जहां पर हमारे पास क्या है, परमानेंट फ्रॉस्ट रहती है। इन दीज एरियाज व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग समर टाइम, ड्यूरिंग समर टाइम जो टॉप लेयर है उसमें क्या होगा, जो हमारी परमाफ्रॉस्ट है वो थॉ हो जाएगी, मतलब कि पिघल जाएगी। ठीक, ड्यूरिंग समर टाइम थॉ ऑफ टॉप लेयर, एंड व्हाट विल हैपन नाउ, अब समर टाइम में तो वो थॉ हो गया, थॉ होने के बाद में क्या होगा, ड्यूरिंग समर टाइम नाउ द टॉप लेयर विल मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ेगी, बट द बॉटम लेयर इज परमाफ्रॉस्ट, इट डज नॉट मूव बट द टॉप लेयर मूव्स, और ये जो मूवमेंट भी होता है टॉप लेयर का बहुत धीमे होता है। सो सॉलिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रीज थॉ साइकिल, फ्रीज थॉ साइकिल। तो जब कभी समर्स होगा तब क्या होगा, टॉप लेयर मूव करेगी, जब विंटर्स आएंगे तो फिर से टॉप लेयर भी जम जाएगी पूरे के पूरे पेरिग्लेशियल एरिया में। करेक्ट, तो आपको सॉलिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। आप यहां पर देख सकते हैं सॉलिफ्लेक्शन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सॉइल फ्लक्शन शीट्स, ठीक है, अलग अलग शीट्स, ये हो गया, ये हो गया, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, टॉप लेयर दिख रहा होगा। ठीक, तो हुआ क्या था इसमें, हुआ वही था कि समर्स के टाइम में क्या हो रहा है, ये लेयर्स जो है वो नीचे की तरफ समर्स के टाइम में आ रहा है, इस तरीके से समर्स के टाइम में ये नीचे की तरफ आ रहा है, विंटर्स के टाइम में वापस से ये जम जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड सॉलिफ्लक्शन। अब हम लोगों ने ये समझ लिया, अब हम लोग आते हैं
रैपिड मूवमेंट्स की तरफ, रैपिड मूवमेंट्स की तरफ। फर्स्ट रैपिड मूवमेंट में हम लोगों को डिस्कस करना है, फास्ट मूवमेंट में डिस्कस करना है, दैट इज अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो। व्हाट इज अर्थ फ्लो? फ्लो हम लोगों ने समझा था, फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो में क्या होता था? रैपिड मूवमेंट ऑफ डेब्री मिक्स विद वाटर। तो अर्थ फ्लो में भी क्या होगा? वाटर सेचुरेटेड क्लेई और सिल्टी मटेरियल फ्लो डाउनवर्ड। अर्थ फ्लो में क्या होगा? वाटर सैचुरेटेड क्लेई मटेरियल मूव डाउनवर्ड, दैट इज अर्थ फ्लो। ठीक है। देन सिमिलरली क्या होगा? एक होता है मड फ्लो। मड फ्लो। मड फ्लो में आई थिंक ये भी आप अब बता सकते हैं, फ्लो का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ दिया। अब यहां पर क्या फ्लो कर रहा है? मड फ्लो कर रहा है। तो मड इज ऑब्वियसली सैचुरेटेड विद वाटर और वो रैपिडली जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट, देयर कैन बी लैंडस्लाइड, देयर कैन बी रॉक फॉल। ठीक, तो इसको भी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। सो दिस वाज आवर मास मूवमेंट। ठीक है। और जितनी भी चीजें यूपीएससी में पूछी जा सकती हैं मास मूवमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इरोजन। So what is erosion? Erosion is nothing but acquisition and transportation, transportation of weathered material. ठीक है। होता कैसे है? ये होता है व्हेन मैसिव रॉक्स, बहुत बड़े रॉक्स होंगे, दे ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। ये टूट कैसे सकते हैं? बिकॉज ऑफ वेदरिंग या फिर अदर प्रोसेसेस होंगी। फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो सकते हैं। कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं? हम लोगों ने अभी पढ़ा, 5 एजेंट्स होते हो सकते हैं। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड वेव्स। these remove these geomorphic agents remove the weathered material and transport it to other places, and this whole process is called as erosion. तो erosion में क्या होगा? Weathered material is acquired, transported to other place, it is known as erosion, as simple as that. अब इरोजन कितने टाइप से हो सकता है? तो ये जो हमने देखे ये तो एजेंट्स है इरोजन के, इनके थ्रू इरोजन होता है। ठीक है, अभी इन एजेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी में ही। बट इरोजन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप का इरोजन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। या इसको हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेसेस ऑफ इरोजन, कितने तरीके की प्रोसेसेस से इरोजन हो सकता है। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक एक्शन। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक एक्शन। आपको याद होगा जब हम लोगों ने फिजिकल वेदरिंग पढ़ी थी तो वहां पर भी हाइड्रोलिक एक्शन पढ़ा था। व्हाट इज हाइड्रोलिक एक्शन? हाइड्रोलिक एक्शन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू फास्ट मूविंग वाटर, फास्ट मूविंग वाटर। तो मान लो कि रॉक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन रॉक, ठीक है, दिस इज वन रॉक। अब इस रॉक में क्या हो रहा है? वाटर, फास्ट मूविंग वाटर बार बार आकर के हिट कर रहा है। और जैसे जैसे ये वाटर आकर के हिट करेगा, व्हाट विल हैपन? हाइड्रोलिक एक्शन विल टेक प्लेस एंड दिस रॉक विल इरोड, दिस रॉक विल इरोड। पहले क्या होगा? फिजिकल वेदरिंग होगी, बट यही रनिंग वाटर जो होगा अपने साथ एक्वायर करके, वेदर्ड मटेरियल को एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो दैट्स व्हाई रनिंग वाटर की वजह से फिजिकल वेदरिंग भी हो रही है और वही एक इरोजन का एजेंट भी बन रहा है। ठीक, सो दिस इज हाइड्रोलिक एक्शन। नाउ द सेकेंड वन इज कोरोजन या फिर सॉल्यूशन। दिस इज कोरोजन और सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन और solution. What is happening in this? In this, the water dissolves the rock that are made up of chemical compounds like limestone.
सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, वाटर डिसॉल्व्स द रॉक, ठीक है, वाटर डिसॉल्व्स द रॉक। ये एक एक लाइन में बस आपको लिखते हुए चले जाना है कि ये प्रोसेसेस कैसे काम कर रहे हैं। हाइड्रोलिक एक्शन, सिंपल, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक ड्यू टू फास्ट मूविंग वाटर। सॉल्यूशन, वाटर डिसॉल्व्स द रॉक compound, for example limestone, you can write down for example limestone, ठीक है। Then comes attrition. What is happening in attrition? Attrition involves wear and tear of transported material. For example water आया, water ने क्या किया कि मटेरियल को एक्वायर किया। अब मटेरियल को एक्वायर करने के बाद में क्या होगा, जब वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एट दैट टाइम देयर विल बी वियर एंड टीयर ऑफ मटेरियल। मटेरियल फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, आपस में एक दूसरे से टकरा रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी वियर एंड टीयर ऑफ द एक्वायर्ड मटेरियल। दिस इज नोन एज एट्रिशन, ठीक है। सो एट्रिशन में यू कैन राइट डाउन वियर एंड टीयर ऑफ एक्वायर्ड मटेरियल। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स साथ में मिलते रहें। वैसे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। वियर एंड टीयर ऑफ एक्वायर्ड मटेरियल ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल रोल एंड कोलाइड अमंग्स दम। तो इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल आपस में एक दूसरे से टकरा रहा है, और इसी टक्कर की वजह से क्या हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अब्रेशन। अब्रेशन, अब अब्रेशन में क्या होता है, अब्रेशन में क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है इट विल स्क्रैच, या इसमें फ्रिक्शन होगा। जैसे एक वेदर्ड मटेरियल है, वो हमारा रोल डाउन होगा थ्रू द सरफेस ऑफ द रॉक, जिसके ऊपर वो बना हुआ है, चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन वियरिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। और वो कैसे होगा, स्क्रैचिंग, पॉलिशिंग, रबिंग, ठीक। तो अब्रेशन में क्या होगा, अब्रेशन में यही मटेरियल जो हमारा ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, इस सरफेस में स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये सरफेस क्या होगा, दिस सरफेस विल एक्सपीरियंस इरोजन, दिस सरफेस विल एक्सपीरियंस इरोजन। उसमें से भी कुछ मटेरियल टूट करके अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज अब्रेशन। अब्रेशन में क्या होता है, अब्रेशन इट इज ऑल्सो नोन एज कोरेजन। इसको याद रखना, कोरोजन और कोरेजन के बीच में डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए। तो अब्रेशन समझ क्या हो गया, सरफेस के अलोंग मूव कर रहा है मटेरियल, उसकी वजह से सरफेस में क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक। दिस इज अब्रेशन। अब अब्रेशन के बाद हम लोग आते हैं डिफ्लेशन पे। डिफ्लेशन, ठीक है, दिस इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हमें देखने को मिलता है विंड्स में, ये आपको रिवर्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ग्लेशियर में देखने को मिलेगा। देखो प्रोसेस इतनी होती हैं जो हम लोगों ने ये पढ़ा है, अभी एक दो प्रोसेस और पढ़ेंगे, बट कौन सी प्रोसेस किस जियोमॉर्फिक एजेंट के थ्रू है उसका हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, ताकि हमें याद रहे किसके थ्रू क्या हो रहा है, ठीक। तो अभी खैर डिफ्लेशन को समझते हैं। तो व्हाट इज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर बहुत सारा मटेरियल था, वेदर्ड मटेरियल, वहां डिपॉजिटेड था, पहले सैंड थी मान लो, ठीक है। अब विंड्स ब्लो कर रही हैं, विंड्स आर ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड। तो जैसे जैसे विंड्स ब्लो करेंगी तो विंड्स क्या करेंगी, विंड्स क्या करेंगी, ये जो वेदर्ड मटेरियल है इसको अपने साथ लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करके यहां से आगे की तरफ ले जाएंगे। तो विंड्स क्या करेंगी, विंड्स आएंगी, जो वेदर्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, सैंड पड़ी हुई है, उसको वहां से लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, एक्वायर हुआ, विंड ने एक्वायर किया, अपने साथ किया, ट्रांसपोर्ट करके कहीं और पहुंचा दिया। तो क्या ये इरोजन नहीं हो गया, बिल्कुल। इरोजन में क्या होता है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज व्हाट, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यू कैन राइट डाउन डिफ्लेशन में, डिफ्लेशन इज लिफ्टिंग
I will write down here. Deflation is nothing but lifting and removal of dust and sand and sand by wind. और इस रिमूवल की वजह से क्या होगा, एक हॉलो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन हॉलो बोलते हैं. डिफ्लेशन इज अ प्रोसेस बाय विच विंड लिफ्ट एंड रिमूव द डस्ट एंड सैंड. दैट्स इट. करेक्ट. और ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो डिफ्लेशन होगा ये कंसोलिडेटेड मटेरियल का तो हो नहीं सकता. बहुत बड़ी रॉक्स तो अपने साथ विंड उठा करके ले नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, सैंड को लिफ्ट करेगा. तो ऑब्वियसली डिफ्लेशन हैपन इन अनकंसोलिडेटेड सैंड्स. ठीक है. तो जैसे आप यहां देख सकते हो, फाइन सैंड पहले पड़ी हुई थी, डिफ्लेशन के बाद क्या हो गया, सैंड जो है वो गायब हो गई. ठीक. कोर्स पार्टिकल जो थे, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं. ठीक. नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रोसेस की तरफ, दैट इज प्लकिंग. दैट इज प्लकिंग. प्लकिंग में क्या होता है, एस ये आपको ग्लेशियर्स में देखने को मिलेगी, ये आपको ग्लेशियर में देखने को मिलेगी. ठीक. तो द ग्लेशियर मूव एज द ग्लेशियर मूव दे pluck the rock fragments, or you can say they pluck the rocks and disintegrate into and disintegrate in them disintegrate them into smaller pieces. स्मॉलर पीसेस. ठीक है. तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. तो प्लकिंग में क्या हो रहा है, ग्लेशियर मूव करते हैं, जैसे जैसे ग्लेशियर मूव करते हैं, दे विल प्लक द रॉक एंड डिसइंटीग्रेट द रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस. करेक्ट. अब अब्रेजन का आपने देखा होगा, ये ग्लेशियर यहाँ पे लिखा है, ग्लेशियर आइस फ्लो कर रही है, साथ में यहाँ अब्रेजन भी लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे अब्रेजन भी लिखा हुआ है. तो अब्रेजन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ग्लेशियर जब मूव करेगा तो ग्लेशियर में भी क्या होगा, यहाँ पर ये रॉक फ्रेगमेंट्स होंगे, ये रॉक फ्रेगमेंट्स होंगे. अब ये रॉक फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं जैसे जैसे ग्लेशियर आगे की तरफ फ्लो करता है. तो जैसे जैसे ग्लेशियर आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये रॉक फ्रेगमेंट्स भी क्या होंगे, ये सरफेस के साथ में स्क्रैच होते हुए जाएंगे एंड दे विल पॉलिश द सरफेस. So that's why abrasion can happen in glacier as well as in rivers as well. Correct. तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सारे के सारे. ठीक. अब हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में, तब हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में रॉक्स एंड लैंडफॉर्म पर. ठीक. तो फर्स्ट अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें एजेंट्स के बारे में, जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में. जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में. ओके. एजेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 5 एजेंट होते हैं. कौन कौन से एजेंट हैं फिर से लिख लेते हैं. फर्स्ट वन इज विंड, सेकंड वन इज आइस, और यू कैन से ग्लेशियर, रिवर, और यू कैन से रनिंग वाटर. थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर, एंड द फिफ्थ वन इज वेव्स. सी वेव्स की बात हो रही है. ये हमारे 5 एजेंट हैं. ठीक. अब इसमें से कुछ जो एजेंट होते हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल्ड होते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं नॉट क्लाइमेट कंट्रोल्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो क्लाइमेट कंट्रोल्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे, कि वहां पर क्लाइमेट कैसा है. फॉर एग्जांपल, जो ड्राई एरिया होगा वहां पर विंड जो है वो स्ट्रांग रहेगा. ठीक है. जहां पर ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है वहां पर रिवर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी. जहां पर टेम्परेट या पोलर क्लाइमेट है वहां पर हमारा ग्लेशियर स्ट्रांग रहेगा. तो ये जो 3 होते हैं, विंड, आइस एंड रनिंग वाटर या रिवर, ये 3 क्या होते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्ड होते हैं. ठीक. 2 जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेट कंट्रोल्ड होते हैं, नॉन क्लाइमेटिक, यू कैन से दे आर नॉन क्लाइमेटिक. कौन कौन से, फर्स्ट वन इज वेव एंड द सेकेंड वन इज
ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो हर जगह है, वो इरोड करेगा ही। वेव्स जो होती हैं सी वेव, वो भी हर जगह है, वो मतलब कोस्ट, हर एक कोस्ट पर है, तो वो इरोजन करेंगे ही। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, क्लाइमेटिक एजेंट्स जो होते हैं, वो तीस थ्री हैं: विंड, आइस एंड रनिंग वाटर। नॉन क्लाइमेटिक जो है वो हमारे वेव्स और ग्राउंड वाटर है। ठीक, तो ये दोनों आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले रिवर देखते हैं, रिवर क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग रिवर को डिस्कस करते हैं, रिवर क्या क्या कर रहा है। रिवर दे एक्ट एज एक्सकवेटर्स। और रिवर इरोजन करते कैसे कैसे हैं? रिवर क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन कर सकते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग ये हाइड्रोलिक एक्शन के बारे में, तो मैं फिर से नहीं बता रहा हूं, बस बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रोसेसेस ये कर सकते हैं। ठीक है, रिवर और क्या कर सकते हैं? रिवर कैन डू कोरोजन, दे कैन डू कोरोजन सॉल्यूशन। पढ़ा है हम लोगों ने, रिवर्स जब लाइमस्टोन रॉक के पास से होकर के गुजरेगा तो लाइमस्टोन रॉक्स का जो भी लाइमस्टोन होगा वो रिवर के साथ में सॉल्यूशन बन करके निकल जाएगा। दिस इज कोरोजन या फिर सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट इज कोरोजन, कोरेजन। व्हाट इज कोरेजन? दिस इज आल्सो नोन एज अब्रेजन, अब्रेजन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज एट्रीशन, लास्ट वन इज एट्रीशन। ये सारा इरोजन जो है, मतलब इस इतने इरोजनल प्रोसेसेस रिवर परफॉर्म कर सकता है। रिवर प्लकिंग नहीं कर सकता है, रिवर आपका डिफ्लेशन नहीं कर सकता है। दीज थिंग्स रिवर कैन डू। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लेशियर्स पर। ग्लेशियर्स पे, ग्लेशियर्स क्या क्या कर सकते हैं? ग्लेशियर्स कैन डू हाइड्रोलिक एक्शन। हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ग्लेशियर्स पे क्या होता है? आइस मूव करती है, वाटर मूव नहीं करता है। तो जब आइस मूव करेगी तो हाइड्रोलिक एक्शन नहीं हो सकता है। क्या वो सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि आइस है, आइस में कुछ भी सॉल्यूबल नहीं हो सकता है। ठीक, बट कैन दे डू एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होता था? रॉक फ्रेगमेंट्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ में रगड़ते थे। बट आइस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आइस, ठीक है, इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर ये रॉक्स फ्रेगमेंट जो है वो आइस में है। अब आइस क्या करेगा? मूव करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो कल को ये क्या जो है नई लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा, बट दीज विल रिमेन, जो फ्रेगमेंट्स है वो वहीं पर ही पड़े रहेंगे, तो एक्ट्रीशन भी इसमें नहीं होगा। बट क्या इसमें अब्रेजन होगा? तो हाँ, अब्रेजन होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये रॉक सरफेस होती, तो जो हमारे फ्रेगमेंट्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दीज फ्रेगमेंट्स, ये जो फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये क्या करते? ये इस वाले पार्ट को इरोड करते, यहाँ पर इरोड करते, और जैसे ये इरोड करते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रेशन बोलते हैं। ठीक, प्लकिंग भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो दे विल ऑल्सो डू प्लकिंग। ठीक, प्लकिंग मतलब क्या होता है? आइस जैसे मूव करती है, दे विल रिप द चंक्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, दे विल रिप द चंक ऑफ रॉक। तो दो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्लेशियर्स में, अब्रेजन एंड प्लकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग विंड पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग विंड पर आते हैं। विंड क्या क्या कर सकता है? विंड कैन डू डिफ्लेशन, पढ़ ही चुके हैं। विंड कैन डू अब्रेजन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक है, सरफेस है, ठीक है, दिस इज रॉक सरफेस। अब इस रॉक सरफेस पे हम देख सकते हैं दीज आर रॉक्स, स्मॉल स्मॉल रॉक्स। ठीक, अब जैसे ही विंड ब्लो करेगी तो विंड क्या करेगी? नाउ इट विल ट्राई टू पुश दीज रॉक्स, और जैसे धीमे धीमे क्या होगा? ये रॉक्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे ये रॉक आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो सरफेस हम देख रहे हैं, नाउ दिस सरफेस विल एक्सपीरियंस अब्रेशन, दिस सरफेस विल एक्सपीरियंस अब्रेशन। ठीक, तो अब्रेशन हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या होगा? एट्रीशन भी होगा विंड्स पे, क्योंकि विंड्स पे क्या होगा? फ्रैगमेंट्स जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ भी घिसेंगे, और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ में घिसेंगे तो क्या होगा? इट विल कॉज वियर एंड टियर अमंग्स द वेदर्ड मटेरियल, दिस इज नोन एज एट्रीशन। तो यहाँ पर क्या होगा? एट्रीशन भी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेव पर। वेव्स क्या क्या कर सकते हैं? सी वेव क्या क्या कर सकते हैं? सी वेव
हाइड्रोलिक एक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। क्या सी वेव्स अब्रेजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सी वेव्स क्या करेंगे? दे विल मूव द वेदर्ड मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ सी या फिर ऑन द कोस्ट। तो जो कोस्ट पे या सरफेस पे मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? अब्रेजन होगा। दे कैन डू एट्रीशन एज वेल, दे कैन डू एट्रीशन एज वेल, करेक्ट। एंड दे कैन डू सॉल्यूशन या फिर कोरोजन, सॉल्यूशन और कोरोजन, क्योंकि सी वाटर में क्या होगा? जो हमारा रॉक का मटेरियल है वो सॉल्यूशन बना सकता है, इट कैन मिक्स विद द सी वाटर। तो आपको ये याद रखना है कि कहां पर कितनी प्रोसेसेस हो रही हैं। प्रोसेसेस हमारी इतनी हैं जो हमने यहां पर पढ़ी, बट दीज प्रोसेसेस कैन टेक प्लेस इन दीज जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो वो हम लोगों ने पांचों के लिए पढ़ लिया है, ठीक है। ग्राउंड वाटर नहीं लिखा हम लोगों ने, चार ही हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर में क्या होता है? इट कैन कॉज, सबसे पहले इसमें होता है सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा सॉल्यूशन ही होगा। इट कैन ऑल्सो कॉज हाइड्रोलिक एक्शन, बट मेनली व्हाट वी विल स्टडी दैट इज सॉल्यूशन अंडर ग्राउंड वाटर, ठीक। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, सारी चीजें हमारी इसमें कवर हो गई। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज लैंडफॉर्म्स एंड रॉक जियोमॉर्फोलॉजी में, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। So in the next class, we will study about rocks and rock cycle. Then we will study about landforms. I hope you enjoyed this video. आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।